नमस्कार दोस्तों। मैं आपसे फिर जुड़ गया हूँ एक नए टॉपिक के साथ। पेपर है असेसमेंट फॉर लर्निंग और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है इम्पोर्टेंस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ असेसमेंट कि असेसमेंट का महत्व क्या है और उसके साथ साथ उसके सिद्धांत क्या है। तो ये टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से इसको तैयार किया गया है। आशा है आप इसे पूरी तरह पढ़ेंगे और सुनेंगे। प्रारंभ करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपके इस लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से मुझे ऊर्जा मिलेगी और मैं ज्यादा कंटेंट आप तक पहुंचा पाऊंगा। प्रारंभ करते हैं सबसे पहले मीनिंग ऑफ असेसमेंट से। असेसमेंट का अर्थ क्या होता है, तभी हम इंपॉर्टेंस और प्रिंसिपल्स तक पहुंचेंगे। तीन डेफिनेशन मैंने यहाँ ली है। पहली डेफिनेशन है एलन 2004 के अकॉर्डिंग। इन्होंने कहा असेसमेंट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ एम्पिरिकल डाटा ऑन स्टूडेंट्स लर्निंग टू रिफाइन प्रोग्राम्स एंड इम्प्रूव स्टूडेंट्स लर्निंग। ये कह रहा है कि असेसमेंट में कुछ ऐसा डेटा इन्वॉल्व होता है जो एम्पिरिकल होता है। एम्पिरिकल मतलब जो बच्चों के अनुभव से हमने लिया है कि बच्चों ने कैसा अनुभव किया। और इसका हम उपयोग क्यों करते हैं? इसका उपयोग हम इसलिए करते हैं ताकि बच्चों की जो अधिगम है और उनके जो कार्यक्रम है शिक्षा के, उनको हम ज्यादा बेहतर तरीके से परिष्कृत कर सकें, उनको सुधार सकें, उनको और ज्यादा बेहतर बना सकें। दो तीन चीजें आई हैं। एक तो बच्चों की लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए होता है। एक प्रोग्राम की जो डिमेरिट्स कह लीजिए या वीकनेस कह लीजिए या ड्रॉबैक्स कह लीजिए या कमजोरियां जो हैं उनको दूर करने के लिए होता है। और एक चीज इसने बताई है, इम्पिरिकल डेटा होता है। इम्पिरिकल डेटा मीन्स कि अनुभवजन्य होता है। बच्चों ने कैसा अनुभव किया उसको जांचने के लिए जब तकनीक प्रयोग करते हैं तो जो डेटा मिलता है वो ये है। दूसरा है हुबा एंड फ्रीड के अकॉर्डिंग। 2000 में इन्होंने इसको डिफाइन किया। असेसमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एंड डिस्कसिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम मल्टीपल एंड डाइवर्स सोर्सेस इन ऑर्डर टू डेवलप ए डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट स्टूडेंट्स नो, understand, and can do with their knowledge as a result of their educational experiences. The process culminates when assessment results are used to improve subsequent learning. उबा और फ्रीड क्या कहते हैं? Assessment is the process of gathering and discussing information from multiple and diverse source। बहुत अलग अलग तरह के विभिन्नता वाले जो हमारे पास तौर तरीके हैं, उनसे जब हम कोई इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं, उसको डिस्कस करते हैं, उसको उन्होंने असेसमेंट कहा। और वो क्यों करते हैं? इन ऑर्डर टू डेवलप ए डीप अंडरस्टैंडिंग। हम एक गहरी सोच या समझ विकसित करना चाहते हैं किस बारे में? ऑफ व्हाट स्टूडेंट्स नो। हमारे जो विद्यार्थी है वो क्या जानते हैं, अंडरस्टैंड वो क्या समझते हैं, एंड कैन डू विद देयर नॉलेज एज ए रिजल्ट ऑफ देयर एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस। और हम उनके जो शैक्षिक अनुभव हैं उनके परिणाम जान लेना चाहते हैं। उसके उनके ये जो ज्ञान हमने जो मूल्यांकन से जो ज्ञान हमने एकत्रित किया है उससे। द प्रोसेस कल्मिनेट्स, आगे ये कहता है कि यह प्रक्रिया तब समाप्त होती है व्हेन असेसमेंट रिजल्ट्स आर यूज्ड टू इंप्रूव सब्सिक्वेंट लर्निंग। आपने असेसमेंट किया, डेटा को वहीं छोड़ दिया, उसका कोई उपयोग नहीं किया, तो असेसमेंट पूरी नहीं हुई। वो कब होगी? जब आप लर्निंग के अंदर जो कमियां हमें दिखी उसको सुधार करने के लिए जब उसका उपयोग करेंगे तब वो पूरी होती है। तीसरा है पैलोम्बा और बेंटा के अकॉर्डिंग 1999। Assessment is the systematic collection, review, and use of information about educational programs undertaken for the purpose of improving students' learning and development। स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मूल्यांकन छात्रों के सीखने और विकास में सुधार के उद्देश्य से शुरू किए गए शैक्षिक कार्यक्रम के बारे में जानकारी का व्यवस्थित संग्रह, समीक्षा और उपयोग है। क्यों करते हैं? जो पहले में कहा गया था कि हम किसी कार्यक्रम या बच्चों की जो समस्याएं आई और उनको ठीक करने के लिए करते हैं। और तीन चीजें बताइए, पहले डेटा का संग्रह होता है, फिर उसकी समीक्षा होती है, और फिर उसको हम लागू कर देते हैं। जो कमियां मिली उसको ठीक करने के लिए प्रयास करते हैं। तो यह है असेसमेंट की बात। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ असेसमेंट। इसका महत्व क्या है? Following are the reasons as to why assessment is considered as important in the education system। शैक्षिक व्यवस्था में असेसमेंट क्यों जरूरी है, इसके लिए कुछ कारण दिए गए हैं। पहला, इवेल्युएटिंग द ग्रोथ। बच्चों के
जो विकास है शिक्षा के क्षेत्र में, उसने एक कक्षा विशेष में, उसने एक समय विशेष में, उसने एक अवधि विशेष में या एक विशेष तरह के पाठ्यक्रम या कोर्स के अंदर उसने कितना विकास किया, उसको जांचने के लिए हम असेसमेंट करते हैं। दूसरा है कंपैरिजन, तुलना करने के लिए पीछे के समय में और अब के समय में, दो बच्चों में, दो कक्षाओं में, दो अलग अलग परिस्थितियों में किस तरह से बच्चे पढ़ रहे हैं, नॉलेज गेन कर रहे हैं, इस तरह का जो हमने कंपैरिजन करना है, तुलना करनी है, तब हम असेसमेंट करते हैं। गैदरिंग एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, अगर आपने असेसमेंट को अच्छे से किया है तो जो आपके पास इंफॉर्मेशन आएगी वो बिल्कुल एक्यूरेट होगी, और उसको एकत्रित करने के लिए भी हम क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं। अगला है इंटरलाइज डिसिप्लिन, जो आंतरिक हमारा जो अनुशासन है उसको ठीक करने के लिए भी हम ये करते हैं, क्योंकि जैसे ही असेसमेंट की बात आती है, किसी तरह के एवेल्युएशन की बात आती है, मूल्यांकन की जब बात आने लगती है, तो अनुशासन जो है वो बनता चला जाता है। बालकों में, कक्षा में या शिक्षार्थियों में एक अलग तरह की भावना आ जाती है कि हमने उसमें अच्छा प्रदर्शन करना है, और वो आंतरिक अनुशासन की तरफ बढ़ने लगते हैं। अगला है assessment result provide qualitative information that help faculty determine how they might improve courses and or program through changes in curriculum, teaching methodology, course material और other areas। ये कह रहा है कि असेसमेंट से हमें क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन मिलती है, और वो किस में हेल्प करती है, हमारा जो पाठ्यक्रम है या कार्यक्रम है उसमें कैसे सुधार किया जाए, उनका जो पाठ्यक्रम है जो पढ़ रहे हैं उसमें क्या सुधार होने चाहिए, हमारे जो शिक्षण की विधियां हैं, प्रविधियां हैं, व्यू रचनाएं हैं, उनमें क्या सुधार होना चाहिए, कोर्स मटेरियल है उसमें क्या सुधार होना चाहिए, और कोई अलग एरिया जो हमें आइडेंटिफाई होते हैं, पहचान करते हैं जिनकी हम, उनमें क्या बदलाव आना चाहिए, इसमें भी हमें इसकी इंपॉर्टेंस नजर आती है। अगला, असेसमेंट में प्रोवाइड comparative data that can give you valuable information on how well your student are meeting the learning outcomes from your course or program। ये कह रहे हैं कि असेसमेंट जो है वो हमें तुलनात्मक जो तथ्य है या आंकड़े हैं वो देता है, जो बहुत उपयोगी होते हैं किसको जानने के लिए, ये जानने के लिए हमें तुलनात्मक आंकड़े देता है कि हमारे जो बच्चे हैं उनका लर्निंग आउटकम क्या है, वो क्या सीख कर निकल रहे हैं। मैंने पिछले हफ्ते एक टेस्ट लिया अपनी क्लास में, और उसमें जो कमियां निकली उसको मैंने फिर ठीक करने की कोशिश की, और फिर अगले हफ्ते फिर वो किया। तो 2 हफ्तों का मैंने तुलनात्मक अध्ययन किया सुधार करते हुए, तो उससे मुझे पता लगेगा कि जो मेरी कक्षा के बच्चे हैं वो किस तरह से वो पढ़ रहे हैं, और उनके जो कोर्स है या जो कार्यक्रम है उसमें वो कितना बेहतर तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, उनका जो अधिगम का कार्य है वो कितना बेहतर हो रहा है। अगला है, it brings about the benefit for children, gathering accurate information from young children is difficult and potentially stressful। ये कहता है कि बच्चों की, ऐसे बच्चों की या सभी बच्चों की, क्योंकि सभी बच्चे किसी परिस्थिति विशेष में अपने आप को तनाव में पाते हैं, मुश्किलों में पाते हैं, किसी विषय में, किसी क्षेत्र में, किसी भी कार्यक्रम के किसी हिस्से के अंदर, तो उसके बारे में भी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देता है, बिल्कुल सटीक जानकारी असेसमेंट के द्वारा हमें मिलती है। और जब हमें उनकी डिफिकल्टी और स्ट्रेस की जो सिचुएशन है वो पता लगती है, तो हम उसको ठीक भी कर सकते हैं। अगला है कैप्चरिंग स्टूडेंट्स टाइम एंड अटेंशन। जब आप असेसमेंट करते हैं तो आप बच्चे का समय और उसका जो एकाग्रता है, उसका जो अवधान है, उसको आप क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। अगला है जनरेटिंग अप्रोप्रिएट स्टूडेंट लर्निंग एक्टिविटी। बच्चे के लिए बिल्कुल सटीक जो अधिगम की गतिविधि है वो कौन सी होती है, ये जांचने के लिए में भी हमारी असेसमेंट जो हेल्प करती है, क्योंकि हर बार हमें कुछ हमारी कार्यक्रम की, हमारी जो विषय वस्तु है उसकी, या हमारे पढ़ने के तौर तरीके का, या कक्षा के वातावरण की जो कमियां हैं वो पता लगती है, उनको हम दूर करते जाते हैं, और धीरे धीरे हम किस तरफ पहुंच जाते हैं, अप्रोप्रिएटनेस की तरफ जाते हैं। अगला है प्रोवाइडिंग टाइमली फीडबैक विद स्टूडेंट्स पे अटेंशन टू। बच्चों को समय पर प्रतिपुष्टि देने में ये हमारी सहायता करता है, जिससे समय पर प्रतिपुष्टि जो होती है वो बड़ी अनिवार्य होती है। आपने ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसमें ऐसा करना चाहिए था, इससे ये बेहतर हो जाता है। इस तरह की फीडबैक जो बहुत हेल्पफुल रहती है। अगला है हेल्पिंग स्टूडेंट्स टू इंटरनलाइज द डिसिप्लिन स्टैंडर्ड्स एंड नोशन ऑफ इक्वलिटी। ये कह रहा है कि ये बच्चों को सहायता करता है अनुशासन के नए मानक तैयार करने में, जिससे कि वो एक अलग स्तर पर, जो समता का स्तर है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। अगला है जनरेटिंग मार्क्स और ग्रेड्स विद डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टूडेंट्स और अनेबल पास फेल डिसीजन टू बी मेक। अंक निर्धारित करने में सहायता करता है, ग्रेड निर्धारित करने में सहायता करता है,
और बच्चा पास हुआ या फेल हुआ इस डिसीजन को बनाने में भी ये सहायता करता है। तो ये थी इंपॉर्टेंस की बात। अब बात करते हैं कुछ सिद्धांतों की, कि असेसमेंट किन सिद्धांतों पर काम करता है। द फॉलोइंग पॉइंट्स रिप्रेजेंट ए सेट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ गुड प्रैक्टिस इन असेसमेंट। अच्छी असेसमेंट किसे कहेंगे, उसके ये सिद्धांत है। अगर इन 12-13 सिद्धांतों का हम पालन ठीक से कर लें तो हमारी जो असेसमेंट है वो ठीक हो जाती है। पहला, असेसमेंट शुड बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द करिकुलम। असेसमेंट जो भी हो, क्योंकि हमने पढ़ाया करिकुलम है, और उससे बाहर का अगर पूछने लग जाए तो वो गलत होगा। तो ये क्या कहता है, मूल्यांकन पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग होना चाहिए। जो आपके पाठ्यक्रम है उसी को आप मूल्यांकन करें। अगला है, असेसमेंट शुड बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्टूडेंट्स अप्रोच टू लर्निंग। बालक कैसे सीख रहा है, बालक का सीखने का दृष्टिकोण क्या है, उसको ध्यान में रखते हुए असेसमेंट की जानी चाहिए। अगला है, द पर्पज ऑफ असेसमेंट शुड बी क्लियरली अंडरस्टूड बाय स्टाफ एंड स्टूडेंट। मैं ये टेस्ट क्यों रख रहा हूं। मान लीजिए, जैसे मैं एक उदाहरण दूं, कि गर्मियों की छुट्टियां होती थी जब हम पढ़ते थे, हमें 42 डेज की छुट्टियां होती थी, 1.25 महीने के करीब। और उसमें हमें सुलेख लिखने के लिए दिया जाता था, और वो बच्चे जल्दी जल्दी एक कॉपी में भर देते थे। अगर अध्यापक ठीक तरीके से समझाए कि मेरा ये सुलेख लिखवाने का उद्देश्य ये है कि आपकी जो राइटिंग है, आपकी जो लेखन है वो सुंदर हो जाए, आप 4 पंक्तियां लिख कर लाइए, आप 8 पंक्तियां लिख कर लाइए, तो शायद बच्चा ज्यादा फोकस्ड होकर उस काम को करेगा। तो ये जो चीज है, आपके स्टाफ को और स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि असेसमेंट का पर्पज क्या है, सिर्फ खाना पूर्ति ना हो। अगला, असेसमेंट शुड बी वैलिड, वैध होना चाहिए। असेसमेंट शुड बी रिलायबल, जो आंकड़े हमारे पास आए हैं उसको अगर जांचा जाए तो वो ठीक पाए जाएं। ये विश्वसनीय भी होना चाहिए, कि इसके अंक आए हैं तो इसके प्रमाण क्या हैं, किस तरह से आए हैं, क्या ये ठीक भी है, ये वाली चीजें होनी चाहिए। अगला है, असेसमेंट शुड बैलेंस द फॉर्मेटिव एंड समेटिव सो एज टू प्रोवाइड मीनिंगफुल फीडबैक। एक रचनात्मक होता है कि योगात्मक होता है। फॉर्मेटिव जो है वो है कि प्रोसेस में होता है, वीकली हो गया, कक्षा के अंदर आपने पूछ लिया। समेटिव जो है वो टर्म एंड होता है। इन दोनों के बीच में एक संतुलन होना चाहिए, ताकि ठीक से प्रतिक्रिया दी जा सके। अगला है, क्राइटेरिया फॉर असेसमेंट शुड बी ट्रांसपेरेंट। मूल्यांकन के जो मापदंड है, मानदंड है, वो पारदर्शी होने चाहिए। बालक को पता भी होने चाहिए, अध्यापक को पता होने चाहिए कि आपको किन किन क्राइटेरिया पे बच्चे को जांचना है, और बच्चे को भी पता हो कि मेरे को किस किस क्राइटेरिया पे जांचा जाएगा। अगला है, असेसमेंट शुड बी इंक्रीमेंटल एंड सफिशिएंटली डिमांडिंग। मूल्यांकन वृद्धिशील और पर्याप्त मांग वाला होना चाहिए। इंक्रीमेंटल मींस बच्चे के अंक कम आए और बच्चा कहे कि मुझे टाइम दीजिए और मेरे को दोबारा अंक लेने हैं, जिसको अपन इंप्रूवमेंट टाइप कहते होते हैं, उस तरह का होना चाहिए। इंक्रीमेंटल हो तो उसको इंक्रीमेंट करने का मौका दिया जाए। मूल्य पर्याप्त मांग वाला, बच्चा जब चाहे तब रिकॉल करे कि नहीं जी मैंने करके देखना है, मैं करना चाहता हूँ। अगला है, इस असेसमेंट शुड बी रीडीमेबल। मूल्यांकन प्रतिदेय होना चाहिए। रीडीम मीन्स वो दोबारा से अंक जो है वो गेन कर सके। अगला है, असेसमेंट शुड बी एफिशिएंट। मूल्यांकन कुशल होना चाहिए, ऐसा हो जिसमें आपके सभी पक्ष जांचे जा सकें, और जो हमने इसकी वैधता की और विश्वसनीयता की बात की वो इसी के अंतर्गत आती है। अगला है, असेसमेंट शुड बी इंक्लूसिव। मूल्यांकन समावेशी होना चाहिए। समावेशी मतलब मूल्यांकन करने के जो तौर तरीके हैं उसका बहुत बड़ा जो रूप है वो इसमें सम्मिलित होना चाहिए। सिर्फ एक तरीके से रिटन एग्जाम ले लिया या वाइवा ले लिया या प्रैक्टिकल ले लिया, ऐसे नहीं। जितने तौर तरीके आप अपना सकते हैं उन तौर तरीकों से आप असेसमेंट करें। असेसमेंट आउटकम शुड बी मॉनिटर्ड। ये बड़ा जरूरी है, अगर मॉनिटर्ड नहीं हुआ तो दिक्कत है। मूल्यांकन परिणामों की निगरानी की जानी चाहिए, मतलब आप मॉनिटर नहीं करोगे तो समस्या आएगी, फिर आप फीडबैक नहीं दे पाओगे। फीडबैक नहीं दे पाओगे तो उसका कोई जो परिणाम है वो नहीं निकलेगा। अगला है, स्टूडेंट असेसमेंट वर्कलोड शुड बी अप्रोप्रिएट। छात्र मूल्यांकन कार्यभार उचित होना चाहिए। कितनी, विद्यालय में एक बच्चा पढ़ता है, 7 से 8 विषय पढ़ रहा है, एक ही समय में टेस्ट रख देते हैं। हमें ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे को कितना समय मिला है, उसको कब, किस समय पर कौन सा असेसमेंट हमने करना है। इसके लिए हमें एक सही प्लान करना चाहिए, ताकि उसको बच्चा स्ट्रेस के रूप में ना ले। हमें ये पता हो कि बच्चे के ऊपर कितना समय है और किस किस तरीके से हमने इसको मैनेज करना है। अगला है, असेसमेंट शुड बी कोऑर्डिनेटेड। मूल्यांकन का समन्वय होना चाहिए। मूल्यांकन के जो मैंने समावेशी में कहा तौर तरीके, और उसके साथ साथ टोटलिटी में जो कक्षा के विभिन्न विषयों का, अलग अलग एस्पेक्ट्स का जब हम मूल्यांकन करते हैं तो सबका समन्वय होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये था हमारा टॉपिक
इंपॉर्टेंस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ असेसमेंट। जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं एक नए उपविषय के साथ। धन्यवाद।